नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी का मॉडल पेपर अपना 8वां रहेगा आज, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से पेपर रहेगा और नए पाठ्यक्रम के आधार पर रहेगा। रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने भाषा प्रथम के रूप में हिंदी को लिया है। ठीक है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। 30 के 30 प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार से लिए गए हैं और 30 से भी ज़्यादा 35 प्रश्न साथियों लिए गए हैं। 15 प्रश्न तो जैसे आपके हिंदी के ग्रामर के आते हैं यूनिट वाइज वैसे लिए गए हैं। उसके बाद 20 प्रश्न लिए गए हैं हिंदी की पेडागोजी से, जो कि आते हैं 15, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 5 और एक्स्ट्रा डाल दिए। बहुत शानदार पेपर साथियों, करके देखिएगा, फायदा होगा निश्चित रूप से। और अच्छा लगे तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज करने की आवश्यकता देखिए नहीं है। पहला आपका प्रश्न कि मनोव्यथा में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि और यण संधि। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न आते हैं वो इसी स्तर के आते हैं, इसमें से ज़्यादा स्तर नहीं आएगा। हिंदी में सबसे इजी पेपर आता है, बार बार बोल रहा हूँ, हर बार पेपर इजी आता है और इस बार भी आएगा, आप देख लेना। और अगर आप प्रैक्टिस इस प्रकार से करते हो तो आपके अंक भी अच्छे आएंगे निश्चित तौर पे। सबसे पहले आपको हिंदी का पेपर ही अटेम्प्ट करना है। मनोव्यथा में संधि क्या है, देखिए पहले सबसे पहले अगर इसमें बात करें अपन संधि की, तो देखिए साथियों, विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। और इसका आपका संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा मनः, मनः प्लस व्यथा, मनः प्लस व्यथा यानी मनोव्यथा। विसर्ग लगन हटने के बाद ओ की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे, तो मनोव्यथा विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है। देखिए साथियों, सबसे पहले हिंदी का पेपर करने का फायदा क्या है। फायदा ये है कि हिंदी का पेपर आता है इजी, हर बार आता है। ठीक है, अब उसको अगर आपने पहले किया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद में आप अगर साइकोलॉजी कठिन भी है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। इसकी स्ट्रेटेजी भी लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन हिंदी का पेपर सबसे पहले आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका, नील कमल में कौन सा समास है। सब लोगों को पता है, कर्मधारय समास होगा। जिन लोगों को नहीं पता भैया, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये इसका समास विग्रह होगा। और इसमें प्रथम पद जो है वो द्वितीय पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, प्रथम पद क्या बताता है साथियों, द्वितीय पद की विशेषता बताता है आपके किसमें, कर्मधारय समास में। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे इसका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि मूंछ का तत्सम रूप होगा। देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, समश्रु, सवश्रु, सवसुर या श्याली। तो देखिए सही उत्तर होगा समश्रु। समश्रु यानी कि मूछ, मूछ है आपका तत्सम रूप। और तद्भव रूप, सॉरी, तद्भव रूप आपका मूछ, और तत्सम इसका क्या होगा, इसका तत्सम होगा समश्रु। ठीक है, समश्रु इसका जो वो तत्सम आपका होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पे समश्रु आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और स्वसुर का जो अर्थ होगा, स्वसुर का जो सवसुरु का जो, सॉरी, सवसुर का क्या होगा, ससुर होगा। अपन इसको ससुर को जो है वो सवसुर बोला जाता है। और सवसुरु का जो है वो अर्थ क्या होगा, सवसुरु का अर्थ होगा आपका एक प्रकार से सास। सवसुरु का अर्थ होगा सास और श्याली का अर्थ होगा साली। ठीक है साथियों, तो ये सारे के सारे तद्भव रूप हैं और ये सारे के सारे आपके तत्सम रूप हैं। तो ये भी आपको जो वो ध्यान में निश्चित रूप से रखना है। अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको जो वो बेनिफिट होगा, अदरवाइज जो प्रॉब्लम साथियों हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सवसुरु और समश्रु में, समश्रु का अर्थ होता है मूछ। ठीक है साथियों, अगला आपका प्रश्न है, अधि उपसर्ग का अर्थ है अपवाद, अधिक, श्रेष्ठ या कम। तो अधि उपसर्ग का अर्थ है साथियों श्रेष्ठ। ऑप्शन 3 सही होगा, अधिक अपवाद नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 ही सही उत्तर इसका रहेगा। अधि उपसर्ग का क्या अर्थ है, श्रेष्ठ। ठीक है साथियों, उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वो होते हैं आपके उपसर्ग। तो अधि उपसर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है साथियों, अगला है, इनमें से किसमें विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। लाखों लोग, आर्थिक असमानता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो अगर साथियों देखें, प्रेरणा की विशेषता बता रहा है कि एक ही प्रेरणा है। लोगों की विशेषता कितने, लाखों लोग हैं। असमानता, ठीक है, असमानता किस प्रकार की है, असमानता की विशेषता है कि वो आर्थिक असमानता है। लेकिन अहिंसा की भावना, भावना कैसे, अहिंसा की भावना, ठीक है,
तो भावना की विशेषता नहीं है साथियों अहिंसा, यहाँ पे अहिंसा की भावना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो वो ऐसा आपका ऑप्शन है जिसमें विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी सब में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। विशेषण क्या होता है आपका किसी संज्ञा या समास की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि पुरुष का स्त्रीलिंग रूप है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी लोग सबसे पहले ऑप्शन नारी देखते ही टिक कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि अपने को पढ़ने के अपने पास समय ही नहीं है। अपन पूरे ऑप्शन कहाँ पढ़ते हैं साथियों, अपन पहले ऑप्शन पे गए नारी, दूसरा अपन देखते तक नहीं टिक करके आ गए और मेरा तो बिल्कुल ठीक है, ये वाली भावना आ जाती है। लेकिन औरत नारी नहीं होगी, औरत नहीं होगी, महिला नहीं होगी, स्त्री इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्त्री आंसर होगा। पुरुष का स्त्रीलिंग जो रूप है वो शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो स्त्री रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आदमी औरत। ठीक है, आदमी का क्या होगा, औरत होगा। ठीक है साथियों, अगला आप देखिए प्रश्न नंबर सालों बीत जाने पर भी वह नहीं आया, रेखांकित शब्द का एक वचन रूप क्या होगा। सालों बीत जाने के बाद, है ना, तो सालों यहाँ पे साले वाला सालों नहीं है, यहाँ पर वो समय के लिए है। तो साल, साला, साले या साली, तो निश्चित रूप से एक वचन रूप है तो साल आ जाएगा। और जो है वाक्य प्रयोग के आधार पे, भाई सीधी सी बात देखें तो एक पैराग्राफ आएगा, उसमें ये लाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर लाइन में से उठा करके एक जो है वो एक पंक्ति में से, एक वाक्य में से अगर आपको पूछा जाएगा कि इस शब्द का यहाँ पे एक वचन रूप क्या होगा, बहुवचन रूप क्या होगा, या किस वचन में प्रयुक्त हुआ है, तो बड़ा आसान होता है उसका आंसर करना। जिस प्रकार ये प्रश्न आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए है, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा इसका। ठीक है, बाकी ऑप्शन चारों आपको देखने चाहिए। 8वां आपका प्रश्न, सूर्य 6 बजे निकलेगा, वाक्य किस काल का है। एक संदिग्ध भविष्यत काल, दूसरा सामान्य भविष्यत काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा अपूर्ण वर्तमान काल। सूर्य 6 बजे निकलेगा, तो निकला थोड़ी, अभी निकलेगा, भविष्य की बात की है। और क्या संदिग्ध है इसमें, कुछ संदिग्ध थोड़ी है इसमें, निकलेगा निश्चित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सामान्य भविष्यत काल की बात की जा रही है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट उत्तर रहेगा। ठीक है साथियों, अगला आपका प्रश्न, निम्न में से असत्य है। इधर आपके सारे एक वचन है, इधर बहुवचन है। समाचार का बहुवचन समाचार, जाति का जातियां, परीक्षा का परीक्षाएं और इच्छा का इच्छा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप सोचिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी टैब है, हालांकि सारी प्लेलिस्ट अपनी वर्क करने लग गई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, जितना भी मैटर मैंने सारे सब्जेक्ट का मैटर पढ़ाया सबके प्लेलिस्ट बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल एकदम आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यूनिट वाइज वीडियोज़ हैं, पार्ट वाइज, यानी यूनिट में पार्ट वाइज वीडियोज़ अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज आपके नाम लिखे, स्पष्ट तरीके से आप देख पाएंगे, सारी वीडियोज़ को समझ पाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। बहुत ही शानदार सिस्टम बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है। अच्छा मैटर है, सिलेक्टेड हूँ खुद, इसलिए आपको साथियों मेहनत करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी मैंने महसूस किया है इन चीज़ों को। बड़ी समस्या होती है, और कोई मदद करने वाला जब नहीं होता है ना, तब बड़ी समस्या होती है। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। काफ़ी बच्चे जो वो कोचिंग नहीं कर पाते किसी भी कारण की वजह से, तो धन की कमी हो सकती है, समय की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, गरीबी में हो सकते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी न किसी कारण से इन चीज़ों से नहीं जुड़ सकता, उनके लिए ये मेरा चैनल है, आपका चैनल है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से मेहनत करनी है आपको। और कम्युनिटी टैब में मैं डेली प्रश्न डालता हूँ, उन प्रश्नों को ज़रूर हल कीजिए आप। और भेड़ चाल वहाँ नहीं चलनी है कि एक ने एक ऑप्शन नंबर 1 2 कर दिया तो सब ने 2 ही करना है। ठीक है, एक ने अगर ऑप्शन 2 कर दिया तो सब लोग 2 के लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आंसर बड़े सरल होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप लोग देखते तक नहीं हो पूरे ऑप्शन, और जहाँ ज़्यादा वोटिंग आपको दिखती है वही कर देते हो। इसके लिए मैंने कल वीडियो भी बनाया था, उसमें समझाया बड़े अच्छे तरीके से, समझिएगा उन चीज़ों को। और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एक वचन बहुवचन के लिए यहाँ पर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, इच्छा का इच्छा नहीं होगा, इच्छाएं हो जाएगा, है ना। इच्छाएं ये सारे के सारे क्या हैं, आपका इच्छा शब्द के बहुवचन रूप में। परीक्षा का परीक्षाएं होता है, जाति का जातियां होता है, समाचार का बहुवचन रूप निश्चित रूप से समाचार ही रहेगा, ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है ना।
अगला साथियों अपना प्रश्न है 10वां, किस वाक्य में क्रिया भविष्यत काल की है? वर्षा हुई, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, वर्षा हुई, अच्छी बात है, हो गई तो वो हो चुकी है, वर्षा हुई है, ठीक है, या वर्तमान काल की मान सकते हैं। वर्षा हो रही है यानी अपूर्ण वर्तमान काल की मान सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ वर्तमान काल का मान सकते हैं। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, ये भविष्यत काल की बात है। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर सही रहेगा। ये जो आभारी रहूंगा, रहने वाली जो क्रिया है, ये भविष्यत काल की क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, तीसरी यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है जिसमें लोकोक्ति, मुहावरे और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपका प्रश्न है, न 3 में न 13 में। लोकोक्ति का अर्थ है बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का नहीं। तो न 3 में न 13 में, किसी में नहीं है, कोई काम का नहीं है, किसी कर्म का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अपने को ऐसा बनना नहीं है न 3 में न 13 में। बेरोजगार व्यक्ति को साथियों ऐसा ही समझा जाता है, कड़वी बात है लेकिन सच बात है। बेरोजगार व्यक्ति को ऐसा ही समझा जाता है कि न तो 3 का है न 13 का है, किसी काम का नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठ करके तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन लेना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपको सही उत्तर करना है। अगला आपका प्रश्न है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, या एक पंथ दो काज। तो कंगाली में आटा गीला हो जाना। एक तो आटा है ही नहीं, ऊपर से जब बचा कुचा है खाना बनाने के लिए गोंदने लगे तो पानी ज़्यादा गिर गया, तो उसकी रोटियां अब नहीं बन पाएंगी, लाभ से ही बन पाएगी। तो ये कहानी है, तो कंगाली में आटा गीला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। और बात करें दाल में कुछ काला, तो संदेहपूर्ण होना, शक होना किसी चीज़ का, काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि बिल्कुल निरक्षर होना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ होना, निरक्षर होना। और एक पंथ दो काज का मतलब एक काम से दोहरा लाभ। ठीक है, एक काम से दोहरा लाभ, एक तीर से दो शिकार करना, वो वाली बात है यहाँ, एक पंथ दो काज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ठीक रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? 1, जब वह यहाँ आया मैं पुस्तक पढ़ रहा था। 2, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है। 3, उसका विद्वान होना सच है। और 4, मोहन ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो कौन सा भिन्न है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न निश्चित तौर पे आपको नज़र आया होगा, लेकिन समझदार बच्चे जो हैं, वो इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, वो आराम से इस प्रश्न को निकाल पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं भी हो पाता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय है, तैयारी कीजिए, हो जाएगा आराम से, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 और ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों के तीनों आपके किसके वाक्य हैं? मिश्र वाक्य हैं साथियों। कौन से वाक्य हैं? मिश्र वाक्य हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें किसी एक प्रकार से योजक चिन्ह का भी उपयोग नहीं हुआ है। उसका विद्वान होना सच है, बिल्कुल सीधी सी बात है, एक उद्देश्य और एक विधेय है। ठीक है, तो निश्चित ही इसका आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो हो पाएगा। वहीं बात करें अगर जब वह यहाँ आया मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मिश्र वाक्य है। और जब शब्द का प्रयोग हो गया, उसका यह कच्चा आम है इसलिए शब्द का प्रयोग हो गया, की शब्द का प्रयोग हो गया, तो सारे के सारे मिश्र वाक्य के अंतर्गत साथियों आएंगी। अगला आपका प्रश्न साथियों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, निषेधवाचक है, संकेतवाचक है, या इच्छावाचक है? तो कोई इच्छा इसमें नहीं है, संकेत इसमें नहीं है, निषेध नहीं का अर्थ प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये सीधी सी बात है, बिल्कुल विधानवाचक वाक्य रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर जो वो साथियों रहेगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप इसको समझे होंगे, कोई समस्या इसमें मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगला आपका प्रश्न साथियों 15वां प्रश्न, निम्न में से संकेत चिन्ह है। पहला ऑप्शन आपके सामने, दूसरा, तीसरा। देखिए निम्न में से संकेत चिन्ह अपने को बताना है, तो संकेत चिन्ह कौन सा रहेगा साथियों? सबसे पहला जो चिन्ह है वो किसका है? कोष्ठक का है। किसका है साथियों? कोष्ठक। ये कोष्ठक, छोटा कोष्ठक जिसको अपन बोल सकते हैं, मंझला कोष्ठक इस प्रकार से हो जाएगा, और आपका जो बड़ा कोष्ठक है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका छोटा कोष्ठक हो गया।
अगले चिन्ह की बात करें तो ये आपका है विवरण चिन्ह। कौन सा साथियों? विवरण चिन्ह। कोई भी बात लिख करके, जैसे अपन किसी चीज़ का उद्देश्य मान लीजिए लिखते हैं, उद्देश्य और उसके बाद में अंडरलाइन, और इस प्रकार से अपन विवरण चिन्ह बनाते हैं, तो ये विवरण चिन्ह होता है। ठीक है। अगला आपका ये जो चिन्ह है ये किसका है? विकल्प चिन्ह। किसका साथियों? विकल्प चिन्ह। ठीक है, विकल्प चिन्ह। और रीट में गणित विज्ञान में गणित विज्ञान इस प्रकार से दिखाएगा पोस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, इसीलिए इसको एक ही पोस्ट माना गया है, विज्ञान या गणित। ठीक है। अगला आपका ऑप्शन है स्टार बना रखा है, तो ये संकेत चिन्ह रहेगा। किसका चिन्ह रहेगा? संकेत चिन्ह। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से स्टार है वो संकेत चिन्ह को दर्शाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न देखें तो ये सारे के सारे प्रश्न थे। ये सारे के सारे प्रश्न आपका मतलब एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपके ग्रामर के थे। इसी प्रकार के 15 प्रश्न आपके यूनिट वाइज 3 यूनिटों से आएंगे, और जिस प्रकार से मैंने प्रश्न बनाए हैं उसी प्रकार से निश्चित रूप से साथियों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपन अपने टीचिंग मेथड्स के प्रश्नों को। 1 से वापस प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं और 20 तक चलेंगे, तो टोटल 35 प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न आप लोग देखिए। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला थोड़ा सा खराब हो रखा है इसलिए। तो प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में, शिक्षक की कठिनाई का निदान, और 4 है शैक्षिक निर्देशन। तो शिक्षक की कठिनाई का निदान, इसमें उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। बाकी वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन और शैक्षिक निर्देशन इनमें होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है चिकित्सालय अध्यापन को कहा जाता है निदान व उपचार, उपचार, निदान, उपलब्धि। तो यहाँ पे तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 3 आपका रहेगा चिकित्सात्मक अध्यापन। चिकित्सात्मक अध्यापन किसको कहते हैं अपन? निदान करना और उपचार करना। ठीक है, दोनों चिकित्सा से जुड़े हुए शब्द हैं। निदान करना यानी कि बीमारी को देखना कि बीमारी किस वजह से, और फिर इसका उपचार जो दवाइयों के माध्यम से कर देना। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम क्या है? ये क्रम इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होगा। ये गलत लिखा गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पहला ऑप्शन है विषय सामग्री का चयन, कॉमा स्तरीकरण और कॉमा प्रस्तुतिकरण। दूसरा स्तरीकरण, विषय सामग्री का चयन और प्रस्तुतिकरण। तीसरा प्रस्तुतिकरण, स्तरीकरण और विषय सामग्री का चयन। और चौथा ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन और स्तरीकरण। तो इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका पाठ्य पुस्तक रचना के सोपान में सबसे पहले विषय वस्तु सामग्री का चयन किया जाएगा, फिर उसको देखा जाएगा कि वो स्तर के अनुसार है या नहीं, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण होगा। तो ऑप्शन 1 सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है सर्वोदय से शिक्षा से तात्पर्य नहीं है शिक्षा को अधिक से अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, या शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। तो ऑप्शन 4 सीधा सीधा हो जाएगा। निष्प्रयोजन यानी ऐसी शिक्षा जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो। तो दृश्य सर्वे साधनों का उपयोग तो अपन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, स्थायी ज्ञान उनको मिले, प्रभावकारी तरीके से मिले, रोचक तरीके से मिले, इसके लिए उपयोग करते हैं। तो निष्प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। एक विद्यार्थी के पक्षों पर जोर न देना, दूसरा विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, तीसरा गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, और चौथा विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता जो नहीं है वो आपको बताना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन विशेषता कौन सी नहीं है साथियों? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। तो न देना की बात हो ही नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन 1 उत्तर इसमें रहेगा। छठा आपका प्रश्न है भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना अधिक क्या होगा? जितना निदान जो वो अच्छा होगा। तो ऑप्शन 3 ही सही होगा, सीधा सा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? 1 बच्चों एवं शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, 2 अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर ना अपनाए, तीसरा शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, और चौथा है शिक्षण निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। शिक्षण निदानात्मक परीक्षणों में शिक्षक आना चाहिए, शिक्षक जो वो निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। तो निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो जो सिद्धांत नहीं है वो बताना है। तो अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पे ना अपनाए, है ना।
तो ये आपका सिद्धांत इसमें, हालांकि उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांतों में ऐसा कोई दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पे ना आजमाए, ऐसी बात बोली गई है, तो दृष्टिकोण के अनुभव के आधार पे तो आजमाना चाहिए निश्चित रूप से। तो ऑप्शन 2 जो वो सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि नए का प्रयोग यहाँ हो गया है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है। जो कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आएगा वो बताना है। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना और रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा। बाकी योग्यताएं प्राप्त की जा रही हैं सारी की सारी वो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर रहेगा साथियों। अगला आपका प्रश्न है 9वां प्रश्न की अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों का पूर्व ज्ञान मूल्यांकन कर ले। पूर्व ज्ञान उनका है या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात होती है साथियों, प्रस्तावना प्रश्नों को बच्चों के सामने जब अपन रखते हैं तो वास्तव में बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। मैं विज्ञान में एक चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा था कक्षा 6 में, और बच्चों के सामने मैंने उनसे दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों को रखा, तो बहुत ही शानदार जवाब मिले और बहुत ही शानदार रोचकता बच्चों की बनी और बड़ा मज़ा आया चैप्टर पढ़ाने में। तो वास्तव में पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्नों का उपयोग करना अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें एक गाने का अभ्यास कराया जाए, 2 कवियों की रचना करनी सिखाई जाए, कवियों की नहीं कविताओं की, है ना, कविताओं की रचना करना सिखाया जाए, कविताओं की रचना करना सिखाया जाए, 3 व्याकरण का ज्ञान दिया जाए और 4 उपरोक्त सभी। तो बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपन करवा सकते हैं निश्चित तौर पे। ऑप्शन 4 इसका आंसर साथियों रहेगा, है ना भाई। बच्चों की भाषा समझ का विकास करने तो आवश्यक है कि उन्हें भाषा समझ की बात की जा रही है साथियों, यहाँ पे भाषा समझ की, है ना। तो ऑप्शन 4 नहीं करेंगे अपन, ऑप्शन 4 नहीं हो पाएगा। भाषा समझ की बात की जा रही है, केवल भाषा समझ की बात है। तो भाषा समझ के लिए तो अपन व्याकरण का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए, भाषा को तभी समझेंगे, है ना। समझाने की बात है भाषा को। ऑप्शन 3 होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से ऑप्शन 3 ही इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा? तो ये रहेगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ठीक है, सुने हुए को दोहराने के लिए नहीं कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत, यानी अलग अलग टॉपिक्स पर बातचीत बच्चों से की जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? एक वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, दूसरा भाषा के व्याकरण का आकलन, और तीसरा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, और चौथा पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इस तीसरे ऑप्शन में आ गए, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर समझा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य सर्वे साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। 1 आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, 2 सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, 3 सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, 4 विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है साथियों? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला आपका प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और लास्ट में देख लो उपयुक्त सभी तो नहीं है कहीं पे, ऐसा नहीं है। 1 व 2 दोनों ऐसे ऑप्शन भी नहीं है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन 1 ही सही होगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक की भाषा निश्चित रूप से सरल होनी चाहिए, अपने समुदाय से मिलती जुलती होनी चाहिए, घर परिवार की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, इसीलिए हिंदी भाषा को चुना गया है। अगला आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा सिखाने से तात्पर्य है, भाषा सिखाने से साथियों तात्पर्य भाषा का प्रयोग सिखाना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत,
श्यामपट्ट या ये सभी। तो हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का जो उपयुक्त माध्यम है वो है श्यामपट्ट। तो विद्यालय की इमारत तो हो ही नहीं सकता, मैदान हिंदी शिक्षण को प्रभाव, मैदान को अपन कुछ सोच सकते हैं कि मान लीजिए मैदान में एक प्रकार से बच्चों को ले जा करके कुछ दोहे वोहे कविता वगैरह करवा सकते हैं, कुछ मतलब कुछ अन्य क्रियाकलाप करवा सकते हैं, लेकिन इमारत पे नहीं। तो ऑप्शन 3 ही इसका उत्तर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 सही आंसर है। 17वां प्रश्न है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? व्याकरण का मुख्य उद्देश्य तो पढ़ने का, बोलने के कौशल का, लिखने के कौशल का, तो सभी का करेगा। ऑप्शन 4 होगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है? सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा विधि और उपयुक्त सभी। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों का बताना तो सिद्धांत विधि भी है। सिद्धांत बता करके जो है वो एक प्रकार से आपके उदाहरण करवाना, जिसको अपन निगमन विधि भी बोल सकते हैं, और एक प्रकार से आगमन विधि भी है। पहले उदाहरण बताना, उसके बाद जो है वो प्रयोग करवाना, आपके एग्जाम्पल्स का उसका नियम बताना। उसके बाद में प्रत्यक्ष विधि भी है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि भी है, और इसके अलावा यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भाषा बोल करके एक प्रकार से बच्चों को बताया जाए। और चौथा उपयुक्त सभी। तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 4 ही इसका आंसर जो वो रहेगा। 19वां आपका प्रश्न है कि संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। ऑप्शन 1 शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, दूसरा है शुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, और 3 है 1 व 2 दोनों। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व क्या है? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, दोनों ठीक अभी तक। कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 इसका उत्तर भी सही रहेगा। तो साथियों, ये थे आपके टोटल 35 प्रश्न, आपके 15 प्रश्न ग्रामर से और 20 प्रश्न आपके पेडागोजी के, और 35 प्रश्न बने हैं हिंदी से इस पेपर में। 8वें पेपर में अपने 35 में से आपके अगर 30 प्लस भी सही होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथियों, आपको और मेहनत भी करनी चाहिए। लगातार जुड़े रहिए चैनल से, मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन दूर नहीं है साथियों, जल्द ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आप लगातार पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जो साथी नए हैं चैनल के ऊपर, अगर आपको पसंद आई हमारी मेहनत, मॉडल पेपर आपको पसंद आया, ज़रूर से ज़रूर जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। नोट्स लेना चाहते हो, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। चलिए साथियों, उम्मीद है आज का मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।